ये अमेंडमेंट नहीं है। ये अमेंडमेंट के नाम पर वक्फ को तबाह और बर्बाद करने का और सरकार का कब्जा करवाने का एक पूरी साजिश है। ये बिल टोटली एंटी मुस्लिम बिल है और एंटी इस्लाम बिल है। तो भारतीय जनता पार्टी खुली दुश्मनी पर उतरी हुई है कि ये अपीजमेंट का जो नारा लगता है, ये दरअसल भारतीय जनता पार्टी है जो अपीजमेंट कर रही है पर्टिकुलर मेजॉरिटी कम्युनिटी का। देश में हर एक के लिए एक कमज़ोर सरकार है, अलावा एक कम्युनिटी के, जिसको पहले दिन से जब से इनकी सरकार आई है निशाना बनाया गया। उसकी शुरुआत मॉब लिंचिंग से हुई। 2 स्टेट गवर्नमेंट ने यूनिफॉर्म सिविल कोड के नाम पर मुसलमानों को निशाना बनाया है। भारतीय जनता पार्टी की सरकारें हैं। सरकार ने कोई ऐसा प्रोविजन बनाया आज तक नहीं बनाया। मकसद ये है कि तलाक दो, तुम जेल जाओ, तुम्हारे बीवी बच्चे बर्बाद हो। दोस्तों, आज बहुत ही अफसोसनाक दिन है, इसलिए कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार जब से आई है तो इस बात की बहुत चर्चा है कि एक कमज़ोर सरकार है, लेकिन तजुर्बा ये बता रहा है कि कम से कम देश में हर एक के लिए एक कमज़ोर सरकार है, अलावा एक कम्युनिटी के, जिसको पहले दिन से जब से इनकी सरकार आई है निशाना बनाया गया। उसकी शुरुआत मॉब लिंचिंग से हुई। 6, 7, 8 बार मॉब लिंचिंग के वाक़यात होते रहे। लव जिहाद के ख़िलाफ़ कानून बनाने की बात शुरू हुई और कानून बनाया भी गया। उसके साथ साथ 2 स्टेट गवर्नमेंट ने यूनिफॉर्म सिविल कोड के नाम पर मुसलमानों को निशाना बनाया है। भारतीय जनता पार्टी की सरकारें हैं। एजुकेशन का जो हाल है वो आप सबके सामने है। एजुकेशन के अंदर से एक ख़ास कम्युनिटी को एलिमिनेट किया जा रहा है, उनकी शख्सियत को, उनके काम को, उनकी इमारतों को, उनके नाम रखे हुए नामों को, शहरों को, सब जगह तब्दीलियाँ की जा रही हैं। और अब ये वक्फ का एक नया कानून बनाने की कोशिश की जा रही है। ये अमेंडमेंट नहीं है। ये अमेंडमेंट के नाम पर वक्फ को तबाह और बर्बाद करने का और सरकार का कब्जा करवाने का एक पूरी साजिश है जो पार्लियामेंट के थ्रू लाई गई है। आज पार्लियामेंट में इसका बिल पेश किया किरण रिजिजू साहब ने, और खुशी की बात यह है कि 3 या 4 दिन पहले मैंने एक बाकायदा बयान दिया था जो कुछ अखबारों में छपा भी है, और उसमें मैंने ये बात कही थी कि अपोजिशन की नज़र में तमाम हिंदुस्तान के लिए सरकार में कमज़ोरी आई है, लेकिन मैं कहता हूँ कि ये मुसलमानों को छोड़ करके है। मुसलमानों के लिए सरकार के अंदर कोई कमी नहीं है, और इनका एजेंडा ही ये है कि नफ़रत फैलाओ, बांटो और ज़्यादा से ज़्यादा नुकसान पहुंचाओ एक पर्टिकुलर कम्युनिटी को। और ये मैंने उसकी कुछ मिसालें आपको दी हैं। सेंट्रल वक्फ काउंसिल की क्या हालत है, ये कोई छुपी हुई बात नहीं है। अलग अलग जगहों पर वक्फ बोर्ड जो हैं जो ख़त्म हो गए हैं और वहाँ बीजेपी की सरकारें हैं, उनको रिकॉन्स्टिट्यूट नहीं किया जा रहा है। दिल्ली उसमें एक मेन मिसाल है। हरियाणा भी उसकी मिसाल है। उर्दू के जितने इदारे हैं वो बग़ैर बोर्ड्स के चलाए जा रहे हैं। अभी हाल ही में दिल्ली में उर्दू अकेडमी बनी है, उसको भी मुसलमानों से जोड़ा जा रहा है, जबकि उर्दू सिर्फ मुसलमानों की ज़बान नहीं, देश की ज़बान है, हर एक की ज़बान है, और हर मज़हब के मानने वाले इस ज़बान को बोलते भी हैं और इसको लिखते पढ़ते भी हैं। NCPL, नेशनल काउंसिल फॉर प्रमोशन ऑफ उर्दू, पिछले 1.5-2 साल से उसमें कोई बॉडी नहीं बनाई गई है।
तो जितने इदारे हैं उनको, जो माइनॉरिटी से रिलेटेड हैं या माइनॉरिटी एजुकेशन से रिलेटेड हैं, उन सबको जो है गला घोटने की कोशिश की जा रही है। 8,87,000 वक्फ प्रॉपर्टीज़ हैं। खालिद साहब ने भी बताया, ये उन सब प्रॉपर्टीज़ को जो अगर दोबारा से रजिस्ट्रेशन करने की बात की जाएगी, सबूत मांगे जाएंगे, तो मुझे लगता है आपने ज़्यादा बता दिया, 2-4 हज़ार शायद बच जाएं। मुझे लगता है 200-400 भी बच जाएं तो बहुत बड़ी बात है। मुख्तलिफ तरीक़ों से एक पर्टिकुलर कम्युनिटी को निशाना बना करके नफ़रत फैला के उनके खिलाफ वोट की राजनीति को जो है अपनी पक्का किया जा रहा है। आज किसी ने पार्लियामेंट के मेंबर ने ये बात कही कि ये अपीजमेंट का जो नारा लगता है, ये दरअसल भारतीय जनता पार्टी है जो अपीजमेंट कर रही है पर्टिकुलर मेजॉरिटी कम्युनिटी का, उनको अपीज करने की कोशिश कर रही है। किरण रिजिजू जी ने 2 घंटा 1.5 घंटा का जवाब दिया है, और मैं ये बात कह सकता हूँ कि उन्होंने बहुत सारी बातें कही और ये भी कहा कि हमने बड़ा वाइड कंसल्टेशन किया। सरासर झूठ बोलते हैं, कोई कंसल्टेशन नहीं हुआ। कुछ जमातें जो उनकी हलीफ हैं या उनको सपोर्ट करती हैं, उस तरह के लोगों को बुला करके बातचीत कर ली गई है शायद, जिसका हवाला किरण रिजिजू जी ने आज अपनी स्पीच में दिया है। जाहिर है कि ये पूरी अपोजिशन की मांग थी कि इस बिल को वापस लिया जाए, और इसके साथ साथ 2 पार्टियों का नाम मैं ज़रूर लूँगा जिनके से ये उम्मीद थी कि वो इस बिल को अपोज करेंगे। उसमें एक है नीतीश कुमार की पार्टी और दूसरी है तेलुगु देशम। तेलुगु देशम ने जो इसमें रुख अपनाया वो ये था कि इसमें अगर ये सेलेक्ट कमेटी को जाता है तो हमें कोई एतराज़ नहीं है। इसका मतलब ये है कम से कम वो इस बात को पूरी तरह मुतमईन नहीं है कि ये बिल ठीक है। लेकिन सबसे ज़्यादा मकरू चेहरा अगर नज़र आया है तो नीतीश कुमार जी की पार्टी का है, जिसमें लल्लन सिंह जी ने तकरीर करते हुए वो तकरीर की है जिसका तस्वुर भी इनकी पार्टी में रहते हुए सोचा नहीं जा सकता। और जिस तरह से उसने घटाई के साथ इसको कहा है कि सरकार का काम है अमेंडमेंट करना और कानून बनाना और ये उसका इख्तियार है, तो इतने सीनियर आदमी होते हुए उनको ये अंदाज़ा नहीं है कि जो कवानीन पर्सनल लॉ के अंदर आते हैं, माइनॉरिटीज़ के अंदर आते हैं, ह्यूमन राइट्स के अंदर आते हैं, उनमें इस तरह से तब्दीलियाँ नहीं की जा सकती जिस तरह से इस बिल में सजेस्ट की गई हैं। ये बिल टोटली एंटी मुस्लिम बिल है और एंटी इस्लाम बिल है। मैं ये बात बहुत खुल के कह रहा हूँ, हालांकि मैं आम तौर पर इस किस्म की गुफ्तगू से परहेज करता हूँ, लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने अब जो वार किया है वो इसलिए किया है ताकि एक ज़माने में आगे जाकर के तमाम इबादत गाहों के ऊपर सरकार का कब्जा हो जाए। आपको याद होगा कि बाबरी मस्जिद के अंदर सरकार ने बाबरी मस्जिद को अपनी तहवील में ले लिया था और उस पर एतराज़ भी नहीं किया गया था। अब ये उसी लाइन पर चलते हुए इनकी निगाहें कहीं हैं और निशाना कहीं और है। मैं समझता हूं कि जिन पार्टियों ने इस बिल को कमेटी को भेजने के लिए कहा है, हमें उनसे गुजारिश करनी चाहिए कि वो इसका बाइकआउट करें और बाकायदा इस बिल को वापस लेने के लिए दबाव बनाएं। जाहिर है कि कानून बन भी गया अगरचे, तो हमारे पास अभी एक दरवाज़ा बाकी है, वहाँ भी लोग जाएंगे और वो दरवाज़ा है कानून का दरवाज़ा। अभी इस मुल्क में सुप्रीम कोर्ट ज़िंदा है और सुप्रीम कोर्ट के अंदर इस चीज़ों को ले जाना पड़ेगा। लेकिन अब ये अभी कहा गया कि सेलेक्ट कमेटी को है या जेपीसी को है, तो अगर जेपीसी इसके लिए बनाई जा रही है तो इसमें भी देखना पड़ेगा। दूसरी बात यह कि मैं जेपीसी होने वाली जेपीसी या सेलेक्ट कमेटी से एक बात कहूँगा कि इसमें वाइड
लेवल पर जिससे मुताल्लिक ये बिल है उन लोगों से कंसल्ट करना चाहिए। उसमें जो मुस्लिम तंजीमें हैं उनसे बातचीत करना चाहिए, चाहे वो जमीयत उलमा हो, चाहे वो जमात इस्लामी हो, चाहे वो मुल्ली काउंसिल हो, चाहे वो ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड हो, चाहे वो मुस्लिम मजलिस मशावरत हो। उन सब से कंसल्ट करने के बाद इस बिल में अगर कोई अमेंडमेंट की जा रही है तो वो की जाए। इसलिए नहीं कि इसके ज़रिए वक्फ बोर्ड को तबाह व बर्बाद किया जाए जैसे कि दूसरे कामों में किया जा रहा है। भारतीय जनता पार्टी जिस दिन औरतों की हमदर्दी के नाम पर, कमज़ोर तबकात की हमदर्दी के नाम पर, शिया सुन्नी के नाम पर कोई सवाल उठाती है तो उसका वाहिद मकसद होता है कि इस कम्युनिटी में डिवीजन पैदा किया जाए। अभी अदीब साहब ने कहा कि हमारे यहाँ कोई ऐसी बात नहीं है। मैं बताना चाहता हूँ कि उन्होंने ख़ास तौर पर कहा है कि इसके अंदर रिप्रेजेंटेशन जो है वो ओबीसी का होना चाहिए। मैं उनकी जानकारी के लिए बताना चाहता हूँ कि जितने भी वक्फ बोर्ड बनते हैं पूरे मुल्क के अंदर उसमें ऑलरेडी ओबीसी के लोगों को लिया जाता है, लेकिन वहाँ इस बात पे फैसला नहीं होता कि ओबीसी है। उसके लिए सिर्फ एक ही क्राइटेरिया होता है कि वो मुसलमान है या नहीं है। तो इसलिए ये कहना कि ओबीसी के नाम पर एक नया शोशा जिसमें खोला गया है कि बोरों का इसके अंदर रिप्रेजेंटेशन होना चाहिए, इसके अंदर आवाखानियों का रिप्रेजेंटेशन होना चाहिए। वो लोग भी इनसे मिले हैं, किरण रिजिजू जी से मिले हुए। बाकी आपने किसी अखबार में, आप तो खुद अखबार वाले हैं, आपने कहीं पढ़ा कहीं लिखा कि आज फला डेलीगेशन जो है वो रिजिजू से मिला वक्फ के सिलसिले में। और भी कई ऐसे छोटे छोटे ग्रुप्स हैं। हमें कोई एतराज़ नहीं है अगर वो मुसलमान हैं तो उनका रिप्रेजेंटेशन होना चाहिए, हमें कोई एतराज़ नहीं है। इसी तरह से औरतों के ताल्लुक से कहा गया, किरण रिजिजू ने 2 दिन पहले एक ट्वीट करके ये बात कही थी कि हम इसके अंदर डिमांड हमारे पास औरतों की इस सिलसिले में काफ़ी आ रही है कि इसमें औरतों को रिप्रेजेंटेशन दिया जाए, चूँकि उनके साथ नाइंसाफ़ी हो रही है। वक्फ के अंदर औरतों के साथ क्या नाइंसाफ़ी हो रही है? बेवाओं को वज़ाइफ दिए जाते हैं बाकायदा। एजुकेशन के लिए जो काम वक्फ बोर्ड कहीं कहीं पर जहाँ पर भी करता है उसके अंदर ऐसा नहीं है कि औरतों की तालीम पर तवज्जो नहीं दी जाती। ये सब कहने की बातें हैं। जैसे 3 तलाक के ऊपर मैं उन लोगों में हूँ जो 3 तलाक के हक में नहीं थे। एक वक्त में 3 तलाक, हम कुरान के तरीके को मानते हैं। भारतीय जनता पार्टी ने नुक्ता पकड़ा, बहुत लोगों ने सपोर्ट भी किया, औरतों ने भी सपोर्ट किया, लेकिन औरतों के कंधे पर बंदूक रखने के बाद औरतों को ही दबाया गया। अगर एक बार जिस आदमी ने तलाक दी और वो जेल चला गया तो सरकार ने उस औरत के लिए जिसको उसने तलाक दी थी, वो तलाक शुदा है या नहीं है वो तो बाद में फैसला होगा, लेकिन उसके इंतज़ाम कुछ किया उसका कि उसका खर्च कौन उठाएगा? सरकार ने कोई ऐसा प्रोविज़न बनाया? आज तक नहीं बनाया। मकसद ये है कि तलाक दो, तुम जेल जाओ, तुम्हारे बीवी बच्चे बर्बाद हों, ये है। तो भारतीय जनता पार्टी खुली दुश्मनी पर उतरी हुई है और ये बहुत ही शर्मनाक बात है। एक ऐसे मुल्क के अंदर जहां से करोड़ों मुसलमान और हिंदू आपस में एक दूसरे के साथ मोहब्बत और खुलूस के साथ रहते चले आए हैं, आज वहां पर एक पूरा कानून, एक ऐसा ना दिखाई देने वाला कानून जो जगह जगह पर दिखाई देने लगता है, बाकायदा माइनॉरिटीज़ के खिलाफ काम कर रहा है। ये बहुत ही अफसोसनाक है। और अगर ये इस तरह के हालात रहे तो मुझे वो वक्त दूर नज़र नहीं आता कि इस मुल्क के अंदर ऐसी चीज़ों के लिए दरवाज़ा खुलेगा जो कभी नहीं खुलना चाहिए। मैं सिर्फ इतना कहना चाहूँगा कि सरकार को इतनी दुश्मनी किसी से भी नहीं करना चाहिए। मैंने देखा है कि सरकार इस वक्त खुली दुश्मनी अगर कर रही है तो अपोजिशन के साथ तो कर ही रही है, लेकिन उसमें खुसूसन कांग्रेस पार्टी को निशाना बनाया जाता है। और दूसरी दुश्मनी जो सबसे ज़्यादा की जा रही है वो है माइनॉरिटीज़ के खिलाफ। यहाँ सिर्फ मुसलमान का नाम मैं नहीं लूँगा, जितनी भी इस मुल्क के अंदर माइनॉरिटीज़ हैं उनके खिलाफ। और तीसरे दर्जे पर वो लोग हैं जो हैव नॉट्स हैं, जिसमें दलित भी आते हैं, कमज़ोर तबकात भी आते हैं, गरीब लोग भी आते हैं, जो इस मुल्क की 90% आबादी है। ये उसके खिलाफ बाकायदा काम कर रहे हैं और उसमें पिस रहे हैं बुरी तरह से वो लोग
जिनकी आवाज़ सुनाई नहीं देती। मैं सवाल पूछना चाहता हूँ इस सरकार से कि तुम्हें शर्म आनी चाहिए कि आज आपके पास एक आदमी नहीं है पार्लियामेंट के अंदर जिसको आप माइनॉरिटी मिनिस्टर बना करके उसके ज़रिए से बिल पेश कराते हैं। शुक्र है कि आपके पास कोई माइनॉरिटी अफेयर्स का माइनॉरिटी का कोई मिनिस्टर नहीं है, जिनको था आपने सबको ठंडा कर दिया, निकाल दिया। आपके जो माइनॉरिटी लीडर हैं वो आज दर बदर भटक रहे हैं, उनको कोई पूछने वाला नहीं है। माइनॉरिटी मिनिस्ट्री जो है उसको आज किरण रिजिजू जी चला रहे हैं और उन्होंने ये बिल पेश किया है। ये अंदाज़ा लगाइए कि मुसलमानों के ताल्लुक से, वक्त के ताल्लुक से बिल पेश किया जा रहा है और पेश करने वाला खुद माइनॉरिटी का मिनिस्टर नहीं है। इससे ज़्यादा विडंबना क्या हो सकती है? इससे ज़्यादा खतरनाक और बुरी बात क्या हो सकती है? ये समझना चाहिए इस सरकार को। इसलिए मैं अपील करूंगा कि इस बिल को किसी भी हालत में नहीं लाना चाहिए। अगर इसमें ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी है या सेलेक्ट कमेटी है तो वहाँ मेंबरान को बाकायदा इस पर बहुत ही वाइड कंसल्टेशन करने की ज़रूरत है और जो ज़रूरी पॉइंट्स हैं उनमें अमेंडमेंट ज़रूर हो सकती है। अगर ज़रूरी हो तो करें, वो भी इस मशवरे के बाद। लेकिन सरकार ने जो मशवरे किए हैं वो हमारे लिए नाकाबिल कबूल है।